हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई नोशन में। और अब हम चैप्टर 4 अध्याय 4 आपका कार्यपालिका राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, ठीक है, वो हम शुरू करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है। तो कक्षा 11वीं का ये फुल कोर्स चल रहा है जिसमें हम एक एक चैप्टर की डिटेल स्टडी कर रहे हैं, प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, प्लस आपको एक एक बिंदु को अच्छे से समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और उस पे किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन वीडियो है आपके सामने, जिसको आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेज हम इस पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। पूरा कोर्स आपका ये कराया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जो कि आपकी 12th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय, जो कि है कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, लोकतंत्र के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने पिछले अध्याय में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कार्यपालिका में। जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है सबसे पहला, वो आता है लोकतंत्र में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। ये आप अच्छे से जानते हैं, आप अपनी पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में जो सरकार की जो पावर शक्ति होती है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, न्यायपालिका जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं, और कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ये 3 भागों में हमने इसको सरकार लोकतंत्र में संविधान जो है इन 3 भागों में सरकार की शक्तियों को विभाजित करता है, सरकार के 3 अंगों में विभाजित करता है। अब ये तीनों अंग क्या होते हैं, क्या कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। जी दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है संसद भवन, जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य हैं, यहीं पे आते हैं सारे, यहीं पे सरकार की नीतियों में, सरकार के कार्यों में अपनी भागीदारिता देते हैं। अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये है हमारी न्यायपालिका। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे न्यायपालिका का उच्च स्तर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और ये हमारे संसद भवन अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। जब संसद भवन की कार्यवाही चल रही होती है तो सारे मेंबर जितने भी सदस्यगण हैं वो इधर बैठे होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य इधर बैठे होते हैं। और यहाँ अध्यक्ष, संसद का जो भवन का जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। तो ये हमारे ये इस तरीके से 3 भागों में हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पावर जो है वो 3 भागों में, कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अब आपको समझना है कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है। तो देखिए, कार्यपालिका किसे कहेंगे ये समझ लीजिए अच्छे से। सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सरकार का वह अंग जो कायदे कानूनों को लागू करेंगे, ठीक है, वही हमारे कार्यपालिका के सदस्य होंगे और वो संगठन कार्यपालिका कहलाएगा। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो कार्यपालिका करती है। अब आप समझ रहे हैं, आप देखिए, अब विधायिका जो होते हैं, जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं, वो जाके विधायिका के मेंबर बनते हैं। तो कार्यपालिका के मेंबर कौन होते हैं, वो कोई अलग नहीं, वो यही मेंबर होते हैं। लेकिन ये वो सभी मेंबर नहीं हो सकते, ये होंगे सरकार के द्वारा चुने गए जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, कैबिनेट के मंत्री। तो वो सारे हमारे कार्यपालिका के सदस्यगण होते हैं, ठीक है। जैसे कि गृह मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री है, कानून मंत्री है, ये सभी हमारे कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी के जितने भी शासन प्रशासन के जितने भी मेंबर होते हैं, IAS, IAFS, IPS, ये सभी हमारे कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। और सबसे उच्च सदस्य जो कार्यपालिका का होता है वो हमारा खुद राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सरकार का सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका के कार्य क्या क्या होते हैं अब वो समझ लीजिए। तो सरकार के नीतियों को लागू करना एवं
विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों में अमल में लाना, कानूनों को अमल में लाना। ठीक है, उसके बाद क्या कार्य ये हो गया। उसके बाद है कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है, विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करता है। सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, और परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। देखिए क्या बोले कि सभी देशों के राज्य का अध्यक्ष जो होता है वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वो किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकता। तो ये कार्यपालिका के हमारे क्या होते हैं, कार्य। उसके बाद कार्यपालिका के प्रकार देखिए, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, कार्यपालिका के प्रकार क्या दिख रहे हैं। पहला प्रकार क्या हमने देखा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। देश का भी प्रधान होगा और सरकार का भी प्रधान होगा। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। इसके उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कि अमेरिका। आपको पता है अमेरिका का जो अभी का प्रधानमंत्री है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो राष्ट्र के भी प्रमुख हैं, साथ ही साथ वो सरकार के भी प्रमुख हैं। ठीक है, वो प्रधान है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ब्राजील इसका एग्जाम्पल होगा और उदाहरण हो गया। लेटिन अमेरिका हो गया कि कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। संसदीय व्यवस्था जो कि भारत में हमें देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। देखिए सरकार का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्र का प्रधान अगर हम बात करें, इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो देखिए राष्ट्रपति राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, जबकि सरकार का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। जी हाँ, फिर से आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि सरकार का प्रधानमंत्री प्रधान होते हैं और राष्ट्र के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पास जो है वो वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। तो इसके उदाहरण आप साफ साफ देख सकते हैं, भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, ये देश में यही शासन व्यवस्था है। उसके बाद जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राज्य देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जबकि भारत में भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि फ्रांस है, रूस है और श्रीलंका इसके उदाहरण है। ठीक है, तो रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। फ्रांस में अगर हम देखते हैं तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता। लेकिन भारत में पद से हटाने की शक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। उसके बाद संसदीय प्रणाली पे हम जाते हैं। तो संसदीय प्रणाली को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। निचला सदन लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये थे संसदीय प्रणाली के कुछ मुख्य बिंदु। अब हम देखते हैं अध्यक्षीय प्रणाली के मुख्य बिंदु क्या होते हैं। तो आपको ये साथ साथ लिखते हुए चलना है, प्लीज इसको लिख लीजिए,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं बिंदुओं को अपने आंसर में भी लिखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, पूरा चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। राष्ट्रपति के पास वो पावर नहीं होगी वो सदन को भंग करे। लेकिन अगर हम देखें संसदीय व्यवस्था में जैसे कि भारत में देखा जाता है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, आपको ये याद रखना है। और राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि वो संसद के किसी भी सदन को भंग कर सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अध्यक्षीय प्रणाली हमारे देश में नहीं है। विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं होता। भारत में संसदीय कार्यपालिका, ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। तो इसलिए हमने संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था को अपनाया। भारत में इस व्यवस्था के प्रति राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य बिंदु हैं जो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं और अपने आंसर में इसी को आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। उसके क्वेश्चन आपसे इस पे ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था सरकारी या शासन व्यवस्था को अपनाया है और क्यों अपनाया है, और उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो आपको यही बिंदु लिखना है, ठीक है। उसके बाद है औपचारिक रूप से संघ की पालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट यूज हो रहा है, डायरेक्ट यूज नहीं है, प्रत्यक्ष यूज नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन सदस्य और विधायक करते हैं। आपको अभी हमने पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि चुनाव 2 तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में हम खुद जाते हैं मतदान के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, जबकि अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधि को चुनेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए जिन लोगों को हम इलेक्ट करके भेज रहे हैं, एमपी एमएलए, वो लोग जाकर के वोटिंग करके वो किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं कर सकते, उसका चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष तरीका होता है। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। तो संसद के पास हो सकती है कि राष्ट्रपति को हटाएगी, लेकिन किस कंडीशन में हटाएगी, किस शर्त पे हटाएगी, वो देख लीजिए। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है। जिस शर्त पे हटाना है वो है महाभियोग प्रक्रिया, और जो कि एक ही शर्त में होती है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तभी सरकार उसको, संसद उसको हटा सकती है, अदरवाइज नहीं हटा सकती, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के कारण क्या क्या थे? तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, ठीक है। क्या होता है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पे बहुत ज्यादा बल देती है ना, कि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां हैं। तो क्या होगा कि इससे क्या है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति है, लोग उसको पूजा भगवान की तरह मानने लगेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि संविधान निर्माता एक ऐसी ही सरकार चाहते थे जिससे एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगाया जा सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हो जाना चाहिए कि उसको लोग पूजा करने लगे, उसको लोग भगवान समझने लगे। तो हमारी शासन व्यवस्था में, यानी भारतीय शासन व्यवस्था में इस चीज का भरपूर ध्यान रखा गया, तो इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को चुना। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायपालिका यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि सांसद होते हैं, और नियंत्रित भी रहते हैं। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। तो आपको अभी का राष्ट्रपति पता है, अभी के प्रेजेंट करंट जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनकी पिक्चर आप देख लीजिए जरा। जी, तो आप अभी देख रहे हैं अपने अभी वर्तमान राष्ट्रपति की पिक्चर रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये है हमारे राष्ट्रपति। अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमें राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो एक औपचारिक प्रधान, राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानून और आपात शक्तियां यानी कि इमरजेंसी वाली शक्तियां मिली होती हैं, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम जो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र है उनकी वो 35 वर्ष की होनी चाहिए एवं एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो पुनः वो चुनाव के लिए एलिजिबल होता है, वो लायक होता है, वो लड़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषदों की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार। दूसरा, सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तीसरा जो मुख्य अधिकार है वो वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब भी वो कर सकते हैं। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो राष्ट्रपति उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति विधानसभा का कोई उल्लंघन करे, संविधान का कोई उल्लंघन करे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को दूसरे सदन के द्वारा जांच की जा सकती है। यदि दूसरे सदन में उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है भारत के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा नॉर्मल से कि क्या जरूरत थी, जब प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है, फिर पावर भी सारी की सारी वही एक्सरसाइज कर रहे हैं और राष्ट्रपति तो नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं, नाम मात्र के प्रधान है, असली प्रधान तो कौन है, प्रधानमंत्री है, तो फिर क्या जरूरत थी। तो ये बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो देखिए क्यों जरूरत थी। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषदों को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, यानी फिक्स रहे, यानी कि प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है और जितने भी मंत्री उनको भी हटाया जा सकता है कुछ शर्तों पर। तो जब मान लीजिए प्रधानमंत्री को ही हटा दिया गया तो उसकी सरकार ही पूरी की पूरी गिर जाएगी। फिर देश को कौन चलाएगा, फिर देश में कानून और नियमों का पालन कौन करवाएगा। तो उस टाइम पर हमें एक स्थायी प्रमुख की जरूरत होती है, राष्ट्र के प्रमुख की, जो कि राष्ट्रपति होता है। तो पहला महत्वपूर्ण रीजन ये हो गया, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति से भी ये कार्य कराया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की जरूरत होती है। अब भारत के उपराष्ट्रपति मैं जो कि ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, वेंकैया नायडू, तो उनके बारे में भी उपराष्ट्रपति के बारे में भी जान लीजिए।
5 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाना या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यपालिका राष्ट्रपति का काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बशर्ते कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रावधान के हिसाब से ही महाभियोग लगाया जा सकता है। वो नॉर्मली भी साधारण तौर पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है। इसमें केवल सदस्य के दोनों सदन ही भाग लेते हैं। विधानमंडलों को कोई भूमिका नहीं होती। उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कार्य तथा शक्तियां क्या क्या होती हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है। उसके बाद वह राज्य के अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को चलाते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, राष्ट्रपति को हटाए जाने पर अथवा किसी लंबी बीमारी होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जरूरत होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत और अभी के प्रधानमंत्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी। एक बार पिक्चर देख लीजिए जी। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आप नोट्स की तरफ चलते हैं। तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषदों के बारे में जानना है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, यानी कि जो भी सरकार बहुमत के साथ चुनी जाती है, उनके नेता जो होते हैं, उनके जो मुख्य होते हैं, वही प्रधान जो होते हैं, वही प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे ही वह बहुमत खो देते हैं, वह अपना पद भी खो देते हैं, ठीक है। बहुमत की वजह से ही तो वो सरकार में आए हैं, तो बहुमत चला जाएगा तो उनका पद भी चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। इसी कारण वह मंत्री परिषद का प्रधान भी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना संसद के सदस्य हुए मंत्रिपरिषद का हिस्सा बना जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। और संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है। कहता है मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए। तो संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या मतलब है कहने का, कि सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान में एक 91वां संशोधन किया गया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में 91st अमेंडमेंट कहेंगे। तो उस संशोधन से क्या किया गया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल अगर 100 लोग बनते हैं, 100 सदस्य बनते हैं, तो उसका 15% यानी 15 लोग जो होंगे वो हमारे मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे। क्लियर हो गया अब आपको? अब चलिए अगले बिंदु की तरफ। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है।
इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई क्या कि यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता को दिखाता है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति के प्रति भी अविश्वास साबित कर दिया गया या पारित हो गया प्रस्ताव तो सारे के सारे मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री का स्थान। तो सरकार में सर्वोपरि है, सबसे बड़ी बात। मंत्रिपरिषद का तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री सरकार की धुरी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सरकार की कैसे धुरी होता है? प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और सदस्य के बीच सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्ताविक कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को भी सूचित करता है। ठीक है, एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति, दोनों में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता। इन दोनों में जो लिंक कराने का काम करते हैं वो कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत क्या क्या है? तो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण पहला स्रोत, लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं दूसरा स्रोत, मीडिया तक उनकी पहुंच होती है, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार बनता है, लोग उनको पहचानते हैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में वो आगे आते हैं, अधिकार वर्ग पर आधिपत्य होता है उनका। ठीक है, विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि उनकी बनती है और पॉकेट बॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत होते हैं। के बाद है गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी परिवर्तन आ गए हैं। 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इसमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में ना रह सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना कि एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि गठबंधन की सरकार होती क्या है। देखिए दो तरह की सरकारें बनती है, एक होता है बहुमत से सरकार और एक होता है गठबंधन से सरकार। तो गठबंधन से सरकार क्या होता है और बहुमत से क्या होता है? मान लीजिए कोई एक पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई, मान लीजिए 3 पार्टी खड़ी हुई, ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी और सी जो पार्टी है, प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलावों के बारे में अब जरा हम देख लेते हैं। तो मैं आपको क्लियर करा रही थी कि एक गठबंधन की सरकार, मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टियां हैं। ठीक है, तो तीनों पार्टी में अगर ए पार्टी पूरी की पूरी, और मान लीजिए 100 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, 100 सीटों पे चुनाव हुए हैं और ए बी और सी 3 पार्टियां हैं, तो बहुमत लाने के लिए हमें क्या चाहिए? 51 सीट चाहिए। कोई भी पार्टी अगर 51 सीट ले लेती है तो वो बहुमत में आ गई और उसको सरकार बनने का मौका मिल गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ए पार्टी ने 51 सीट ले ली तो उसकी बहुमत की सरकार बन गई। तो आपको क्लियर हो गया बहुमत की सरकार क्या है। अब आपको मैं बताती हूँ गठबंधन की सरकार। तो मान लीजिए ए बी और सी तीनों पार्टी में से कोई भी पार्टी 51 का आंकड़ा नहीं छू पाई, एक 30 पे रह गई, एक ने 40 सीटें ली और एक ने मान लीजिए सिर्फ 30 सीटें ले पाई, तो कोई भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। अब क्या इस देश में सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो क्या होगा? कोई भी दो पार्टी आपसी सहमति से आपस में गठबंधन कर लेंगी। ठीक है, तो क्या हो सकता है? मान लीजिए बी और सी आपस में गठबंधन कर ले, मान लीजिए ए और बी कर ले, या हो सकता है ए और सी कर ले। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उनमें आपस में तालमेल बैठता है। तो इस तरह की सरकार जब बनाई जाती है, मान लीजिए अब ए और बी मिल गए, ए ने 40 सीटें ली थी और बी ने 30 सीटें ली थी, तो दोनों मिला के 70 सीटें हो गई, बहुमत का आंकड़ा तो मिल गया। तो अब वो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ये था हमारा बहुमत का सरकार और गठबंधन का सरकार। क्लियर हो चुका अब आपको? अब चलिए प्रधानमंत्री की पद की शक्तियों में आए बदलाव के बारे में जरा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी है। राष्ट्रपति राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति जो है वो बड़ी है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। सहयोगी दल के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती हैं। तो ये प्रधानमंत्री की शक्तियों में कुछ बदलाव आए हैं। राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होता है वो देख लीजिए।
राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा, मुख्यमंत्री विधानसभा से बहुमत दल का जो है वो नेता होता है। विधानसभा से बहुमत दल का नेता जो होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होते हैं। अब स्थायी कार्यपालिका क्या है? जो स्थायी रहती है। जो देखिए, जो ऊपर हमने कार्यपालिका देखी वो अस्थायी है, वो सिर्फ 5 साल तक के लिए पावर में आती है, सत्ता में आती है, और उसके बाद वो चेंज हो सकती है। जैसे ही चुनाव होंगे वो चेंज हो सकती है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम नौकरशाही कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, नौकरशाही, वो स्थायी होती है। यानी कि कोई भी सरकार आए, ये जो लोग होते हैं ये स्थायी रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। अब जैसे देखिए, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज आपने सुना है। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा जो मुख्य बिंदु है, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने और लागू करने में मदद करे। ठीक है, तो जो नौकरशाही होती है, क्योंकि वो फिक्स होती है, तो उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो भी 5 साल के बाद दूसरी सरकार अगर आ रही है तो उसको नीतियां बनाने में और कानूनों को लागू करने में उनकी मदद करें। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। ठीक है, जरा आपको मैं यूपीएससी दिखा देती हूँ। जी, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूपीएससी है। ठीक है, ये आयोग है जो सिविल सर्विस का चुनाव करता है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी अभी मैंने आपको दिखाया, ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाया गया है, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग भी हम कहते हैं। ठीक है, स्टेट के लेवल पर भी ये सिलेक्शन होते हैं। तो लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ कर किया जा सकता है। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार बनाकर की जाती है। संविधान के पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया जाता है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाया जाता है, और तो मैंने आपको ये बताया कि आरक्षण की व्यवस्था करी जाती है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कैसे होता है? अखिल भारतीय सेवा होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं। तो क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस। देखिए, एक तो था ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि एआईएस होता है, उसके बाद आईएएस होता है, उसके बाद आईपीएस होता है। ठीक है, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं, भारतीय सीमा शुल्क। ठीक है, इनकम टैक्स की सेवाएं होती हैं, सेंटर की सेवाएं होती हैं और विदेश की सेवाएं होती है, प्रांतीय सेवाएं होती है, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी। ठीक है, तो ये सारी सेवाएं और ये सारा वर्गीकरण होता है। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी भी जिला का अधिकारी कलेक्टर उस जिला में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और यह सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, तो नोट करने वाली जो बात है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या था? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है,
तो ये था हमारा अध्याय 4 जो कि यहाँ पे समाप्त होता है। सारे के सारे जितने भी मुख्य बिंदु थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे लिखवा दिए गए हैं। नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड कराए दिए गए हैं, फुल हिंदी मीडियम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या रहती है कि उनको रिसोर्सेज मिल नहीं पाते हैं, तो उनकी ये सारी जो चिंता है वो खत्म कर दी गई है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप जैसा कि देख ही चुके हैं कि सारे के सारे आपको एक एक पॉइंट्स, एक एक चैप्टर, पूरा चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से समझाया गया है, बेहतरीन तरीके से, वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत घाटे में हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ एंड तक बने रहिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर लें क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट।